हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है उसको अडॉप्ट करने के पीछे क्या कंडीशंस थे। इंडियन पॉलिसी मेकर्स को न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंडिया में क्यों इंट्रोड्यूस करना पड़ा 1991 में। तो हमने क्या देखा था कि जो भी रिस्ट्रिक्शंस, इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे इंडियन इकोनॉमी में, जैसे कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन या हमें एक्सपोर्ट नहीं करना था और प्राइवेट इंडस्ट्रीज को लाइसेंस लेना होता था अपनी नई इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए या अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को एनहांस करने के लिए। तो इस तरीके से तमाम जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, इसकी वजह से जो हमने एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्रोजेक्शन रखा था उसको अकम्प्लिश नहीं कर पाए। स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि 50s में ही चाइना ने और जापान ने अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रिज्यूम किया और आज आप देखेंगे कि चाइना और जापान इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट हमसे वे अहेड हैं और हमारे पास जो 40 साल का जो समय था उसको हमने कहीं ना कहीं गंवा दिया। जो एक रैपिड एडवांसमेंट या रैपिड डेवलपमेंट हो सकता था इंडस्ट्रियल सेक्टर में या पूरे के पूरे इकोनॉमी में, वो उन इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस की वजह से नहीं देखने को मिला। जो हमने अपनी इकोनॉमी को एक क्लोज्ड इकोनॉमी में तब्दील कर रखा था, या हम जो रशियन जो स्ट्रक्चर है इकोनॉमी का, उस स्ट्रक्चर को जो फॉलो कर रहे थे, मीन्स सोशलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो कर रहे थे, उसने कहीं ना कहीं हमें बहुत पीछे छोड़ दिया। स्थिति ये हो गई थी कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्ते का ही फॉरेन रिजर्व था, यानी कि हमारे पास इतना ही फॉरेन रिजर्व था जिससे कि हम सिर्फ 2 हफ्ते के लिए ही इंपोर्ट्स कर सकते थे। और जो भी फाइनेंशियल मनी लैंडर्स थे उनके इंटरेस्ट को रीपे करने के लिए भी हमारे पास इतना ज्यादा फंड नहीं था। तो इस स्थिति में इंडिया ने इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको कि पॉपुलरली हम वर्ल्ड बैंक कहते हैं, इसके पास अप्रोच किया। इंडियन गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास अप्रोच किया और वहां से उनको 7 बिलियन का फंड सैंक्शन हुआ। लेकिन ये फंड ऐसे ही सैंक्शन नहीं हो गया। इस फंड को देते समय जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल एजेंसीज थी उन्होंने इंडिया के ऊपर बहुत सारे कंडीशंस रख दिए, जैसे कि इंडिया को अपने इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस को हटाना पड़ेगा, अपनी पूरी की पूरी इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को लिबरलाइज करना पड़ेगा। मतलब कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज पे जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे उसको हटाना पड़ेगा और जो एक क्लोज इकोनॉमी बना के रखा गया था इंडियन इकोनॉमी को, उसको ओपन अप करना पड़ेगा फॉर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड और कॉमर्स को मॉडरेट करना पड़ेगा, स्मूथ करना पड़ेगा। तो ये सारे कंडीशंस रखे गए और इंडियन पॉलिसी मेकर्स को इन कंडीशंस को मानते हुए जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसको स्टेब्लिश करना पड़ा और इसमें तमाम पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की गई और वो सारी की सारी पॉलिसीज मेजरली 3 हेड्स के अंदर आती हैं, जिसको कि हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम लिबरलाइजेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो डिटेल में जाने से पहले मैं थोड़ा बैकग्राउंड की बात करूंगा। एक्चुअली 1980s में हमें लिबरलाइजेशन जैसी चीज देखने को मिलनी शुरू हो गई थी। 80s में जो लाइसेंसिंग थी, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या कोई नई इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करने से पहले प्राइवेट सेक्टर्स को जो लाइसेंस लेना पड़ता था, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को जो लाइसेंस लेना पड़ता था, उसमें थोड़ी बहुत ढील देखने को मिल रही थी। इंपोर्ट्स भी अब हम कर रहे थे, क्योंकि आप देखिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि प्रोडक्शन प्रोसेस को सस्टेन करने के लिए, चलाने के लिए हमारे पास वो कैपिटल गुड्स हों और वो हैवी मशीन्स हों या ओरिजिनल इक्विपमेंट्स हों, जिससे कि हम प्रोडक्शन को सुचारू रूप से चालू रख सकें। तो बहुत सारे ऐसे ओईएम्स थे जिनको कि हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था, हमें टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करना पड़ता था, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉसिबल नहीं था। तो इस वजह से हमें इंपोर्ट्स भी करना पड़ता। तो ये सारी चीजें हमें कहीं ना कहीं 80s में देखने को मिल गई। लेकिन एक कॉम्प्रिहेंसिव जो फ्रेमवर्क था इन
इस लिबरलाइजेशन प्रोसेस का वो हमें 91 में देखने को मिला। ठीक है, सारी की सारी पॉलिसी जो लिबरलाइजेशन से रिलेटेड थी वो 91 में इंट्रोड्यूस की गई। सो लिबरलाइजेशन में इंडस्ट्रियल सेक्टर को लेके जो पिछली पॉलिसीज थी उसको रीफ्रेम किया गया, यानी कि जो पॉलिसीज पहले अडॉप्ट की गई थी उसको बिल्कुल बदल दिया गया। और कैसे बदल दिया गया आप इसको देखिए। सबसे पहले डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, मतलब कि जो रेगुलेशंस थे उसको डीरेगुलेट कर दिया गया, यानी कि उसको चेंज कर दिया गया। कैसे? इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वाज एबॉलिश्ड फॉर ऑलमोस्ट all the products except few like alcohol, cigarette, hazardous chemicals, industrial explosives, pharma etc. मतलब कि जो लाइसेंसिंग का एक प्रोसीजर था, यानी कि प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज को अपनी इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश करने के लिए पहले गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था। ठीक है, अब इस प्रोसेस को बिल्कुल खत्म कर दिया गया। अभी उन्हें लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं थी, वो कुछ एक कैटेगरीज को छोड़ के बाकी सारी कैटेगरीज में अपनी इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश कर सकते थे, यानी कि अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते थे। ठीक है, और वो कौन सी कैटेगरीज थी जो अभी भी रिजर्व थी? वो कैटेगरीज थी अल्कोहल, सिगरेट, हैजार्डस केमिकल्स, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स, फार्मा। मतलब कि अभी भी इन प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज को लाइसेंस लेना पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम अपनी इकोनॉमी में आगे बढ़ते गए, अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंटल प्रोसेस में आगे बढ़ते गए, इन सारे रिस्ट्रिक्शंस को भी धीरे धीरे हटा लिया गया। और आज की डेट में अगर हम देखें तो एटॉमिक एनर्जी जनरेशन, डिफेंस इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग और रेलवे ट्रांसपोर्ट, इन 3 कैटेगरीज के अलावा जितनी भी कैटेगरीज हैं सबकी सब लाइसेंस फ्री हैं। यानी कि कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई भी एंटरप्रेन्योर किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या कैटेगरी में अपने इंडस्ट्रीज को सेटअप कर सकता है, अपना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट कर सकता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि इंडस्ट्रीज को लेके जो भी रेगुलेशंस थे उसको डीरेगुलेट किया गया। फिर प्राइवेट सेक्टर वाज नाउ ओपन टू एंटर एंड एग्जिट इन एनी ऑफ द प्रोडक्शन कैटेगरीज। नाउ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्रेन्योर्स जो है वो अभी उनको बिल्कुल आजादी थी कि वो किसी भी प्रोडक्ट कैटेगरी में अपना प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं, वो उस पर्टिकुलर कैटेगरी में एंटर कर सकते हैं और एग्जिट भी कर सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट परमिशंस की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके बाद मार्केट हैज बीन अलाउड टू डिटरमाइन द प्राइस को लेके जो भी रेगुलेशंस थे गवर्नमेंट के उसको भी बिल्कुल हटा लिया गया। डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरीज में अब मार्केट को ये राइट प्रोवाइड कर दिया गया कि वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स के प्राइसेस को डिटरमाइन कर सकते थे। फिर कैटेगरीज ऑफ गुड्स रिजर्व फॉर एसएमईज हैव नाउ बीन डी रिजर्व। और आपने देखा होगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को अपलिफ्ट करने के लिए और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की थी। कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ये रिजर्व कर दिया गया था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही उसको मैन्युफैक्चर कर सकती है। तो इस सारे रेस्ट्रिक्शंस भी हटा लिए गए, वो सारे रिजर्व कैटेगरीज को डी रिजर्व कर दिया गया। मतलब कि अब उन सारे कैटेगरीज पे कोई भी एंटरप्रेन्योर अपना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट कर सकता था, अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर सकता था। तो इस तरीके से हमने देखा कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए इंडस्ट्रीज को डीरेगुलेट करने के लिए। लिबरलाइजेशन पॉलिसी के अंडर जो नेक्स्ट रिफॉर्म था वो हमें फाइनेंशियल सेक्टर्स में देखने को मिला। यहाँ फाइनेंशियल सेक्टर से मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से है, जैसे कि कॉमर्शियल बैंक्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशंस एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। यानी कि इन इंस्टीट्यूशंस में जो रिफॉर्म्स हैं वो हमें देखने को मिला फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के अंदर। और वो क्या क्या रिफॉर्म्स थे? पहला था रिड्यूस द रोल ऑफ आरबीआई फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर। आरबीआई का जो मेजर जो रोल था वो अब रेगुलेटर की बजाय अब फैसिलिटेटर का हो गया था। पहले आरबीआई को समझ लेते हैं। आरबीआई क्या है? आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि जितने भी फाइनेंशियल प्रोसीजर्स हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं या बैंकिंग से रिलेटेड जो भी प्रोसीजर्स हैं उसको रेगुलेट करने का काम इंडिया में आरबीआई करता था।
आरबीआई ये डिसाइड करता था कि हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितना करना है, किसी पर्टिकुलर बैंक को फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितना करना है, कितना लोन सैंक्शन देना है, किस पर्टिकुलर सेक्टर में कितना लोन देना है या नहीं देना है, ये सारी चीजें, क्या इंटरेस्ट रेट होगा, ये सब चीजें आरबीआई पहले डिसाइड करती। तो इस तरीके से जो भी आरबीआई का रोल था उसको अभी चेंज करके एज अ फैसिलिटी प्रोवाइडर की तरह कर दिया गया, यानी कि अब आरबीआई बैंक्स को एक फैसिलिटी प्रोवाइडर की तरह काम करता है। दूसरा, इट लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, और इसकी वजह से क्या हुआ कि जो एक इनिशिएटिव बहुत पहले ही इंडियन गवर्नमेंट को या पॉलिसी मेकर्स को ले लेना चाहिए था, उस इनिशिएटिव को गवर्नमेंट ने 1991 में लिया। और ये इनिशिएटिव क्या था, अब प्राइवेट सेक्टर भी बैंकिंग सेक्टर में आ सकते थे, यानी कि अब प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी इंडिया में पैरेलल टू गवर्नमेंट सेक्टर बैंक्स एस्टेब्लिश हो सकते थे। फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट इन बैंक वॉज रेज्ड टू 50%। मैंने पहले ही बताया कि इस पे आरबीआई का पूरा रेगुलेशन था, पूरा कंट्रोल था कि आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट में कितने परसेंट तक इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। तो इट वाज अंडर 50%, नाउ इट हैज रेज्ड टू 50%, यानी कि 50% तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया गया। उसके बाद बैंक्स आर नाउ फ्री टू ओपन न्यू ब्रांचेस फॉलोइंग सर्टेन कंडीशंस। कुछ सर्टेन कंडीशंस को फुलफिल करते हुए अब जो भी बैंक्स थे वो नए ब्रांचेस डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज में ओपन कर सकते थे। FII, दैट इज मर्चेंट बैंकर्स, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड्स आर नाउ अलाउड टू इन्वेस्ट इन इंडियन मार्केट। मतलब कि वो मर्चेंट बैंकर्स जो कि म्यूचुअल फंड की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, पेंशन फंड की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, अब उनको इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करने की पूरी आजादी मिल गई थी। तो इस तरीके से हमने देखा जो फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म्स थे वो इस तरीके से परफॉर्म किए गए। लिबरलाइजेशन पॉलिसी के अंदर हमें टैक्सेशन सिस्टम में भी बहुत सारे रिफॉर्म्स देखने को मिले। हम एक एक करके देखते हैं क्या क्या रिफॉर्म्स किए गए टैक्सेशन सिस्टम में। तो सबसे पहले टैक्स रिफॉर्म्स एक्चुअली था क्या, टैक्स रिफॉर्म्स वाज कंसर्न्ड विद द रिफॉर्म्स इन गवर्नमेंट टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसीज, और कलेक्टिवली इसको फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। मतलब कि टैक्स रिफॉर्म्स जो था वो मेनली कंसर्न था गवर्नमेंट टैक्सेशन सिस्टम से, और जो डिफरेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर से रिलेटेड पॉलिसीज थी जिसको कि हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं, इससे रिलेटेड रिफॉर्म्स को हम टैक्स रिफॉर्म्स यहाँ पे कहते हैं। और इसमें जो है हमने क्या देखा, देयर वाज अ ग्रेजुअल रिडक्शन इन द टैक्सेस ऑफ इंडिविजुअल इनकम सिंस 1991। तो टैक्स रिफॉर्म्स के अंदर हमने देखा कि देयर वाज अ ग्रेजुअल रिडक्शन इन द टैक्सेस ऑफ इंडिविजुअल इनकम सिंस 1991। इंडिया में दो तरीके से टैक्स जो है गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, पहला है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स में इंडिविजुअल्स के इनकम के ऊपर टैक्स लगाया जाता है, और जो भी कॉर्पोरेशंस या जो भी एंटरप्राइजेस है वो प्रॉफिट अर्न करते हैं, उस प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगाया जाता है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे सेल टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, तो इस तरीके से और भी डिफरेंट टैक्सेस हैं जो कि इनडायरेक्ट टैक्स के अंडर जो है गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं। तो इनिशियली द रेट ऑफ टैक्सेस वाज वेरी हाई, और इसकी वजह से जो भी टैक्स पेयर्स थे वो कहीं ना कहीं टैक्सेस की चोरी करते थे, प्रॉपरली टैक्स को जमा नहीं किया जाता था। हम ये भी कह सकते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन था इन टर्म्स ऑफ टैक्स कलेक्शन वो भी बहुत ज्यादा प्रॉपरली और एक इफेक्टिव वे में काम नहीं कर रहा था। तो कहीं ना कहीं टैक्सेशन सिस्टम में एक रिफॉर्म की जरूरत थी। तो जो कि टैक्स चोरी हो रहा था हाई टैक्स रेट्स की वजह से, उसको कम करने के लिए और लोगों को प्रोवोक करने के लिए कि वो ज्यादा से ज्यादा टैक्स पे और वॉलेंट्री बेसिस पे अपने इनकम को डिस्क्लोज करें, इसको बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने टैक्स के रेट्स को धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया। तो हम क्या देख रहे हैं, द रेट ऑफ कॉर्पोरेशन टैक्सेस वाज ग्रेजुअली रिड्यूस्ड। In fact, there was reduction in the taxes of individual
इनकम ऑल्सो। मतलब 1991 से ही ये कॉर्पोरेशन टैक्सेस को भी और जो इंडिविजुअल्स के इनकम के ऊपर टैक्सेस लगाए जाते थे उसको धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया गया और लोगों को इनकरेज किया गया अपनी इनकम को, अपने प्रॉफिट को डिस्क्लोज करने के लिए वॉलंटरी बेसिस पे और ज्यादा से ज्यादा टैक्स चुकाने के लिए। फिर प्रोसीजर्स रिलेटेड टू टैक्सेशन हैज बीन सिंप्लीफाइड एंड रेट्स सब्सटेंशियली लोअर्ड। और एक जो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर था टैक्सेशन सिस्टम का उसको सिंप्लीफाई किया गया ताकि जो कम पढ़ा लिखा तबका है या जो ऐसे बिजनेसमैन है वो बहुत ज्यादा टेक्निकली साउंड नहीं है इन सारे के सारे टैक्सेशन जार्गन्स को लेके, वो भी आसानी से चीजों को समझ सके और अपने टैक्स को पे कर सके। इसलिए पूरे के पूरे सिस्टम को सिंप्लीफाई किया गया और पूरे नेशन बेसिस पे एक यूनिफाइड टैक्सेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने के लिए पॉलिसी मेकर्स ने इनिशिएटिव्स लिए और ये इनिशिएटिव हमें जुलाई 2017 में देखने को मिला। किस फॉर्म में? जीएसटी के फॉर्म में, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक्चुअली ये इसका प्रपोजल जो है 2016 में आ गया था जिसको कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2016 बोलते हैं, जो एक्चुअली इनेक्ट किया गया था जुलाई 2017 में। और इसमें जो है एक यूनिफाइड इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था जिसमें कि थ्रू आउट कंट्री इन ऑल द गुड्स एंड प्रोडक्ट्स कैटेगरीज जो टैक्सेशन सिस्टम था उसको यूनिफाई कर दिया गया था। किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में कितना टैक्स लेना है, तो ऐसा नहीं था कि एक पर्टिकुलर स्टेट में अगर 18% अगर हम किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी में टैक्स ले रहे हैं तो किसी दूसरे स्टेट में जाएंगे तो वो चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं था, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी में थ्रू आउट नेशन एक ही टैक्स रेट को स्टेब्लिश कर दिया गया था, इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो इस तरीके से पूरा का पूरा टैक्सेशन सिस्टम सिंप्लीफाई हो गया और यूनिफाइड हो गया और इस तरीके से लोगों को इनकरेज किया गया ज्यादा से ज्यादा टैक्स चुकाने में और अपने इनकम को, अपने प्रॉफिट को डिस्क्लोज करने में। लिबरलाइजेशन के अंदर जो नेक्स्ट रिफॉर्म था वो था फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। और फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है? तो स्टूडेंट्स, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या कि अपनी करेंसी को छोड़ के बाकी सारी करेंसीज, बाकी सारी कंट्रीज की करेंसीज, ठीक है, बाकी सारी कंट्रीज की करेंसीज के वैल्यू के अगेंस्ट हमारी करेंसी की क्या वैल्यू है, ठीक है। तो इस फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में गवर्नमेंट ने सबसे पहले अपने करेंसी को डीवैल्यूएट कर दिया। अपने करेंसी को डीवैल्यूएट करने का मतलब क्या है कि अपनी करेंसी की वैल्यू को कम कर दिया। मतलब कि आप इस तरीके से समझिए कि पहले अगर हम $1 की बात करें तो अगर $1 पहले 70 रुपए का था, $1 पहले 70 रुपए के बराबर था, तो अभी $1 बराबर वो 72 रुपीज हो गए। इट मीन्स कि अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है तो पहले उसको $1 के बदले 70 रुपीज ही मिलता था, अभी उसको $1 खर्चने पे उसको 72 रुपीज मिलते हैं। इस तरीके से समझो, अगर आप ब्रेड खरीदने जाते हैं तो वो ब्रेड अगर 70 रुपीज का मिलता था बट अभी वो ब्रेड 72 रुपीज का मिलता है। यानी कि सेम ब्रेड पहले आप 70 रुपीज में खरीदते थे और आज की डेट में वो ब्रेड 72 रुपीज में खरीदते हैं, यानी कि ₹2 एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपके करेंसी की वैल्यू कम हो गई है, ठीक है। तो पहले जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे उनको $1 के बदले 70 रुपीज मिलता था, जो कि अभी $1 के बदले 72 रुपीज मिल रहे हैं। यानी कि डिवैल्यूएशन के बाद, अपनी करेंसी के डिवैल्यूएशन के बाद $1 का या फॉरेन जो भी फॉरेन करेंसी है उसके अगेंस्ट में अब ज्यादा वैल्यू मिल रहा है फॉरेन इन्वेस्टर्स को। तो इससे क्या हुआ, गवर्नमेंट ने फॉरेन इन्वेस्टर्स को लालच दिया, क्योंकि आपको पहले ही मैं बता चुका हूं कि जो फॉरेन एक्सचेंज
का रिजर्व था वो धीरे धीरे डिप्लीट करता जा रहा था। हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि जो भी इंपोर्ट्स थे उसको हम सुचारू रूप से चला सकें, या जो भी इंटरेस्ट हमें फॉरेन लैंडर्स को, फॉरेन इन्वेस्टर्स को पे करना था वो हम पे कर सकें। हमें गिरवी वगैरह रखना पड़ा था, अपना गोल्ड वगैरह आरबीआई ने रखा था, तो ये सब आपने देखा। तो अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बढ़ाने के लिए जाहिर सी बात है गवर्नमेंट को लालच देना था। लालच कैसे दिया? उसने अपने करेंसी के वैल्यू को डिवैल्यूएट कर दिया, यानी कि अपनी करेंसी की वैल्यू को कम कर दिया। ठीक है। दूसरा, इससे क्या हुआ? दिस लेड टू एन इंक्रीज इन द इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसीज। इससे फॉरेन इन्वेस्टर्स इनकरेज हुए इंडिया में इन्वेस्टमेंट के लिए, और इस तरीके से फॉरेन करेंसीज का इनफ्लो स्टार्ट हो गया और धीरे धीरे हमारा जो फॉरेन करेंसी का रिजर्व था वो इंक्रीज करने लगा। इसके बाद एडॉप्टिंग अ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम वो सिस्टम होता है या वो इकोनॉमिकल सिस्टम होता है जिसमें कि जो एक्सचेंज रेट होता है वो डेलिबरेटली डिसाइड नहीं किया जाता है। वो एक्सचेंज रेट मार्केट में जो सप्लाई और डिमांड का कंडीशन है वो डिसाइड करता है। ठीक है, यानी कि जो एक्सचेंज रेट है वो किसी भी मार्केट में एग्जिस्टिंग जो सप्लाई और डिमांड की कंडीशन है वो डिसाइड करती है। इससे क्या हुआ कि फॉरेन इन्वेस्टर्स फर्दर जो है इनकरेज हुए इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा कि भाई ये इकोनॉमी तो बिल्कुल प्रैक्टिकल इकोनॉमी है। ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट डेलिबरेटली एक्सचेंज रेट को डिसाइड नहीं करती है। ये एक ऐसी इकोनॉमी है जहां पे जो मार्केट फोर्सेस है जैसे सप्लाई और डिमांड है वो एक्सचेंज रेट को डिसाइड करते हैं। इस वजह से इस पर्टिकुलर एक्सचेंज रेट सिस्टम ने भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को इनकरेज किया, और इस तरीके से हमारा जो फॉरेन करेंसी का रिजर्व था वो धीरे धीरे इंक्रीज करता है। तो हमने देखा कि फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में जो है हमने पहले करेंसी को डिवैल्यूएट किया, उसके बाद एक फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम को एस्टेब्लिश किया अपने इकोनॉमी में, और इसकी वजह से जो इनफ्लो था फॉरेन करेंसी का वो धीरे धीरे इंक्रीज करता गया। ठीक है। सो अंडर लिबरलाइजेशन trade and investment policy reforms were performed by undertaking the following steps। और जो पहला स्टेप था वो था dismantling of quantitative restrictions on imports and exports। यानी कि जो quantitative restrictions import और export पे लगाए गए थे prior to new economic reforms उसको बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया। अब जो इंपोर्टर्स थे या एक्सपोर्टर्स थे वो बिल्कुल फ्री थे किसी भी क्वांटिटी में गुड्स को इंपोर्ट करने या एक्सपोर्ट करने के लिए। ठीक है। और जो नेक्स्ट था स्टेप वो था रिडक्शन ऑफ टैरिफ रेट्स। जो भी टैरिफ रेट्स लगाए जाते थे यानी कि इंपोर्ट ड्यूटी या जो एक्सपोर्ट करने के लिए जो टैक्सेस वगैरह पे करने पड़ते थे वो सारे टैक्स रेट्स को रिड्यूस कर दिया गया, कम कर दिया गया, जस्ट टू इनकरेज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड कमोडिटीज फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और टू रेस्ट of the world। Next step was removal of licensing procedure for imports। यानी कि imports के लिए या गुड्स एंड कमोडिटीज को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में इंपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था इंपोर्टर्स को। अब इस रिस्ट्रिक्शन को भी खत्म कर दिया गया था। इंपोर्ट लाइसेंसिंग वॉज एबॉलिश्ड एक्सेप्ट इन केस ऑफ एनवायरमेंटल सेंसिटिव इंडस्ट्रीज। और जो इंपोर्ट लाइसेंसिंग थी वो खत्म की गई थी। कुछ एक ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो कि हैजार्डस और एनवायरमेंटल सेंसिटिव प्रोडक्शन से रिलेटेड थी। इन इंडस्ट्रीज को रेस्ट्रिक्ट किया गया था अभी भी इंपोर्ट करने से। नेक्स्ट स्टेप वाज एक्सपोर्ट ड्यूटीज हैव बीन रिमूव्ड टू इंक्रीज अ कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ इंडियन गुड्स इन इंटरनेशनल मार्केट। इंडियन गुड्स को एक इंटरनेशनल मार्केट में एक अच्छी पहचान देने के लिए या एक कॉम्पिटिटिव एज स्टेब्लिश करने के लिए एक्सपोर्ट्स ड्यूटीज को भी रिड्यूस कर दिया गया, ताकि जो एक्सपोर्टर्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा अपने गुड्स और कमोडिटीज को इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट कर सकें और अपने गुड्स और कमोडिटीज को एक नई पहचान इंटरनेशनल मार्केट में दे सकें। तो दीज वर द स्टेप्स which were undertaken under trade and investment policy reforms under liberalization। तो इस तरीके से ये लास्ट स्टेप था लिबरलाइजेशन पॉलिसीज का। और जो नेक्स्ट टू पॉलिसीज हैं जो कि प्राइवेटाइजेशन और
ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड है उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो भी आपका फीडबैक है उसको कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, ताकि उसको फिर से सुधारा जा सके। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो जो भी कंटेंट मैंने आज प्रोवाइड किया है उससे रिलेटेड, उसको भी क्वेश्चन के माध्यम से कमेंट्स में जरूर बताइएगा। टिल देन स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।